तो क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी है, ये हमें बताना है। K2CO3 इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन Na2CO3। अब देखिए, जब आप सॉल्वे प्रोसेस पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि K2CO3 के बनाने के लिए, मतलब इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर K2CO3 वी कैन नॉट फॉलो सॉल्वेज प्रोसेस। वाई? बिकॉज Na2CO3 इज लेस सॉल्युबल, तो ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा और ये फिल्टर आउट हो जाएगा। आप इसको सॉल्यूशन से बाहर निकाल सकते हैं फिल्टर करके, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन चुका था। बट द K2CO3 इज मोर सॉल्युबल, तो ज़्यादा सॉल्युबल होने की वजह से क्या होगा, आप इसको फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल सकते, तो सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी यूज। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रॉन्ग। इट इज नॉट लेस सॉल्युबल, इट इज एक्चुअली मोर सॉल्युबल, तो ये आपकी इनकरेक्ट हो गया। देन KO2 इज बेटर ऑक्सीडेंट, मतलब बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन K2O2। देखिए, सुपर ऑक्साइड जो है KO2, अगर आप इसको पानी के साथ ट्रीट करते हैं तो ये आपको H2O2 भी देगा और साथ में O2 भी देगा, जबकि K2O2 आपको पानी से ट्रीट करने पे सिर्फ H2O2 दे रहा है। देखो, H2O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर वो तो दोनों में बन रहा है, साथ में सुपर ऑक्साइड में आपको O2 भी बन रहा है। ठीक है, और इन जनरल भी अगर आप चेक करेंगे SRP वैल्यूज, तो वैसे तो सुपर ऑक्साइड्स के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, बिकॉज बहुत कम रिसर्च हुई है सुपर ऑक्साइड्स के ऊपर, पर फिर भी यू विल फाइंड कि यस KO2 इज बेटर ऑक्सीडेंट। तो अब मुझे पता है कि सर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप बोलोगे सर हम रिसर्च करने थोड़ा ना जाएंगे, हम अपने टेक्स्ट बुक में जो हमने पढ़ा हुआ है, क्लासेस में जो पढ़ा है, उसके बेसिस पे, उसी नॉलेज की बेसिस पे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो वही आपको बोल रहा हूँ मैं कि KO2 और K2O2 दोनों को अगर आप पानी में डालते हैं तो H2O2 तो दोनों देंगे, जो कि एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट KO2 आपको साथ में एडिशनल ऑक्सीजन भी देता है, जो भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। थर्ड, ओजोन रिएक्ट विद ड्राई KOH फॉर्मिंग अ डीप ब्लू कलर्ड कंपाउंड। यहां पर थोड़ी सी गलती है, और ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। क्विक लाइम ऑन हीटिंग विद कार्बन इन इलेक्ट्रिक फर्नेस फॉर्म्स कैल्शियम कार्बाइड। यस, दैट इज ट्रू। चलिए, तो थोड़ा सा ओजोन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ओजोन इज हाईली एंडोथर्मिक, मतलब इसका जो फॉर्मेशन है दिस इज हाईली एंडोथर्मिक। ओके, तो दिस इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम कैथरीन शार्प इनऑर्गेनिक टेक्स्ट बुक। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि सर ये तो किसी बुक से डायरेक्टली है, बिकॉज मैं चाहता था आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन आप रिवाइज कर पाए। तो ओजोन का जो बनना है, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज हाईली एंडोथर्मिक। व्हेन 3/2 O2 combine to give you O3, the delta H naught formation is plus 142.7 किलोजूल पर मोल। तो ये एक इन्फॉर्मेशन याद रखना, इसका फॉर्मेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है। द प्योर लिक्विड इज डेंजरसली एक्सप्लोसिव। तो ओजोन बहुत स्टेबल नहीं होता, रादर थोड़ा अनस्टेबल है, एक्सप्लोसिव है। एंड द गैस इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट हमें ये पता है। अब देखिए, ओजोन का ये क्या बेसिकली SRP है, क्योंकि ओजोन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू O2 प्लस H2O। तो ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगी, खुद रिड्यूस होगा। यस, तो खुद जब ये रिड्यूस होगा उसका अगर आप SRP देखोगे तो ये प्लस 2.07 है। और ये कब है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन जो H पॉजिटिव आयन है इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो मतलब यहाँ पर pH कितना है, 0। ठीक है, तो हाईली एसिडिक मीडियम में, मतलब 1 मोलर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन में इसका SRP देखिए प्लस 2.07। और SRP जितना ज़्यादा होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी उतनी ही हाई होती है, तो यहाँ पे एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ इनॉट इन द इक्वेशन 15.10 रेफर्स टू pH इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 1 मोलर कंसंट्रेशन H पॉजिटिव, दैट मीन्स pH विल बी इक्वल टू 0। एंड एट हायर pH, तो जैसे जैसे आप एसिडिटी से बेसिक मीडियम की तरफ चलेंगे, एज द pH कीप्स इंक्रीजिंग द SRP कीप्स डिक्रीजिंग। ये 1.65 हो जाता है एट न्यूट्रल एंड 1.24 एट pH इज इक्वल टू 14। तो मतलब अल्कलाइन मीडियम में ये उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, एसिडिक में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जैसे जैसे pH बढ़ती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर घटती जाती है। तो आप उसको लिख लो, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ओजोन रिड्यूसेस, ओजोन गैस रिड्यूसेस एज pH इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमें यहां से जानकारी जो मिली। नाउ अब दूसरी एक और बात, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी घट रही है, इट मीन्स ये बहुत अब रिएक्ट नहीं करना चाहता। व्हेन द pH इज हाई, व्हेन द pH इज अराउंड 14, तो इसकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी कम हो गई है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब बहुत अनस्टेबल है, बहुत जल्दी रिएक्ट करना चाहता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्कली स्टेबलाइजेज ओजोन, के हाईली अल्कलाइन मीडियम में ये जो ओजोन है ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, बोथ थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली। मतलब एनर्जेटिकली भी स्टेबलाइज हो गया, और उसका रिएक्टिविटी जो वो काइनेटिक एस्पेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो स्टेबलाइज हो चुका है। ओजोन इज मच मोर रिएक्टिव देन O2
हैंस द यूज ऑफ O3 इन वाटर प्यूरिफिकेशन, तो यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हो गए, जैसे ओजोन सल्फर को ऑक्सीडाइज कर रहा है H2SO4 में, मतलब सल्फेट में, आयोडाइड को I2 में, और ये सल्फाइड को सल्फेट में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब बात आती है पोटेशियम। यस, है ना, हमारा जो क्वेश्चन था आई थिंक वो पोटेशियम से रिलेटेड ही था कि ओजोन रिएक्ट विद ड्राई KOH। तो KOH के साथ रिएक्ट करके क्या होता है? ड्राई KOH के साथ रिएक्ट करने से पोटेशियम ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है? KOH प्लस O3 गिव्स यू KO3, पोटेशियम ओजोनाइड। ठीक है, और ये डीप ब्लू कलर का कंपाउंड नहीं है। तो पोटेशियम ओजोनाइड KO3 फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज एन अनस्टेबल रेड सॉल्ट, ऑरेंजिश रेड सा होता है ये, which contains the paramagnetic O3 1 negative ion. Ozonide salts are known for all the alkali metals, मतलब बाकी सभी अल्कली मेटल के लिए भी सिमिलरली आप ओजोन मतलब ओजोनाइड बना सकते हैं। ठीक है, ये आगे की कहानी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, बस ये जो मैंने हाईलाइट किया यही आपने पढ़ना है, आगे की कहानी हमारे काम की नहीं है। नाउ एक और चीज़, ओजोनाइड्स आर एक्सप्लोसिव बट, अब ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया यहाँ पे, दैट इज रिलेटिवली स्टेबल, तो वो हमें उसकी बात नहीं करनी है। इन जनरल ओजोनाइड्स आर एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। रिएक्शन विद KOH में क्या बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन गैस भी बन रही है। नाउ अब बात है नेक्स्ट स्टेटमेंट, कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्मेशन और कार्बाइड्स के बारे में इन जनरल नॉलेज। तो ये कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर है, द कैल्शियम कार्बाइड स्ट्रक्चर। तो कैल्शियम कार्बाइड स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक NaCl स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है, बट ये लीनियरली थोड़ा सा, मतलब एक साइड जो है इसकी थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, तो ये परफेक्टली क्यूबिक नहीं है, ये टेट्रागनल है। तो इट इज़ टेट्रागनल रादर देन क्यूबिक। वाई? क्योंकि ये जो आपके ब्लैक वाले हैं ना, ये आपके C2 नेगेटिव आयंस हैं, और ये वाइट वाले ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस हैं। तो दिस इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड दिस इज C2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो द कैल्शियम कार्बाइड स्ट्रक्चर, नोट दैट दिस स्ट्रक्चर bears a similarity to the rock salt structure because carbide is not spherical and the cell is elongated along one axis। तो एक एक्सिस के अलॉन्ग बढ़ गया वो, तो तीनों साइड्स बराबर नहीं, ABC तीनों बराबर नहीं है, एक साइड लंबी है, दैट मीन्स इट्स अ रादर टेट्रागनल स्ट्रक्चर देन क्यूबिक। अब अगर हम कार्बाइड्स की बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा कार्बाइड्स के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो कार्बाइड्स की क्लासिफिकेशन वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है, पर फिर भी चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो कार्बाइड्स को आप क्लासीफाई करते हैं सेलाइन या आयनिक कार्बाइड्स, है ना, सेलाइन को हम आयनिक भी बोलते हैं। तो विच आर लार्जली आयनिक सॉलिड, दे आर फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 एंड बाय एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का कार्बाइड हो गया, अल्कली के हो गए, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हो गए, मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जब कार्बाइड बनाएगा तो वो अल्कलाइन, सॉरी वो सलाइन बनाएगा। सेकेंड इज मेटेलिक कार्बाइड्स। मेटेलिक कार्बाइड्स में क्या होता है, विच हैव अ मेटेलिक कंडक्टिविटी एंड लस्टर, दे आर फॉर्म्ड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देन मेटलॉइड विच आर हार्ड कोवलेंट सॉलिड्स फॉर्म बाय बोरॉन एंड सिलिकॉन। ये भी याद कर लेना भैया, मेटलॉइड किसके होते हैं। और फिर आता है मॉलिक्यूलर कार्बाइड्स, P ब्लॉक, नॉन, जो आपके नॉन मेटल्स हैं उनसे जो बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका आयनिक कौन से, सेलाइन कौन से, ये वाले हैं, और एल्यूमिनियम ऑरेंज। देन मेटेलिक देखिए D ब्लॉक वाले। ओके, मतलब ट्रांजिशन मेटल मोस्टली, मेटलॉइड बोरॉन सिलिकॉन, और मॉलिक्यूलर आ गए आपके P ब्लॉक वाले, नॉन मेटल्स वाले आपके आगे मॉलिक्यूलर कार्बाइड्स। देन अब आगे कैल्शियम कार्बाइड की प्रेपरेशन। तो कैल्शियम कार्बाइड को बोल रहा है कि द प्रिंसिपल सिंथेटिक रूट्स टू द सेलाइन कार्बाइड्स एंड द एसिटाइलाइड ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब कार्बाइड बनाना है ना, तो दोनों जो आपके कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं उनको मिलाओ और हीट कर दो, गर्म कर दो, बन जाएगा। तो कैल्शियम कार्बाइड में आपको एक कैल्शियम चाहिए था और एक कार्बन चाहिए था, तो चलिए उनको ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने हीट किया तो डायरेक्टली बन गया। तो बोल रहा है कि ये तो डायरेक्टली ही रिएक्शन हो गया, डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ द एलिमेंट्स एट हाई टेम्परेचर। Now, the formation of graphite intercalation compounds is another example of a direct reaction, but it is carried out at a much lower temperatures. चलिए उसकी intercalation reaction जो है उसमें नहीं जाएंगे अभी हम। एक और रिएक्शन जो हमारे काम का है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दैट इज दिस वन, द रिएक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन एट अ हाई टेम्परेचर। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन एट अ हाई टेम्परेचर। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर कार्बन के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में, मतलब अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस हीट किया जाए तो कैल्शियम कार्बाइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को याद करना है और साथ में इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी याद करना है आपने। ठीक है, ओके, याद रहेगा, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एंड ये लास्ट वाला रिएक्शन क्या है,
कुछ नहीं। व्हाट इज दिस AM? जैसे एक्वस लिखते हैं ना ब्रैकेट में AQ, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन है। ये अमोनिएटेड है, मतलब अमोनिया के सॉल्यूशन में है ये। तो दिस इज अमोनिएटेड सोडियम। इसको आपने एसिटिलीन से रिएक्ट करवाया तो ये सोडियम कार्बाइड बनता है, ठीक है, प्लस H2 गैस रिलीज होती है।